आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म करें आपके पास आवाज़ स्क्रीन वीडियो सब ठीक है। स्टार्ट करें दोस्तों। आज हम मॉड्यूल 1 स्टार्ट करेंगे और सब्जेक्ट को हम मॉड्यूल का स्टेटस या नाम देंगे। ठीक है, तो पेपर 1 या मॉड्यूल 1 ये टर्मिनोलॉजी यूज होगी। और मॉड्यूल 1 हमारा इनकम टैक्स इश्यूज एंड सॉल्यूशंस पे है। इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, ठीक है। और आज जो इशू हम स्टडी करने जा रहे हैं वो इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी या कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस ऑफ टैक्सेशन, ठीक है। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप इसमें बहुत कुछ आज सीखोगे। तो हम आ, एक सेकंड दीजिएगा दोस्तों। अच्छा दोस्तों, तो हम जो आज फर्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इशू स्टडी करेंगे, वो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्स। अब इसके अंदर आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्टडी करोगे जो टैक्सेशन के सिस्टम से डील करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का एक फ्रेमवर्क है और आपने टैक्स को इस एंगल से शायद पहले कभी भी ना देखा हो जिस एंगल से आप आज देखेंगे। हमारा तरीकेकार ये होगा कि मॉड्यूल 1 यानी इनकम टैक्स इश्यूज एंड सॉल्यूशंस के अंदर हम हर सेशन में एक इशू स्टडी करेंगे और उसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे, क्योंकि हमने जैसे डे 1 पे ओरिएंटेशन में देखा था कि पर्पस है सिर्फ और सिर्फ फाइलिंग की हद तक काम नहीं करना। फाइलिंग तो मैं मुफ्त में पढ़ा देता हूँ। फाइलिंग वाला ये कोर्स नहीं है, ये पूरा प्रॉपर एडवाइजरी वाला कोर्स है जिसके अंदर आपको आ, 6 मॉड्यूल और उसमें एक 7वां जो मॉड्यूल है वो जिसको मैंने इस दफा इंट्रोड्यूस किया है वो हम स्टडी करेंगे। तो 7 मॉड्यूल्स हम स्टडी करेंगे पूरे कोर्स में 6 महीने की ड्यूरेशन के अंदर। और हर मॉड्यूल का पर्पस होगा एक दूसरे से कनेक्टेड होके एक कंप्रीहेंसिवली आप सारे दोस्तों को टैक्स एडवाइजरी सिखाना और उसका एक्सपर्ट बनाना। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इश्यूज एंड सॉल्यूशंस का, और उसके अंदर जो इशू है वो है कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्स या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्स, ठीक है। तो सबसे पहले आए इसको स्टडी करते हैं। लिखें जरा, आपको कुछ नोटिंग्स करनी पड़ेंगी क्योंकि बहुत सारे टर्म्स, बहुत कुछ आप इस कोर्स में सीखने वाले हो। तो इसीलिए आपको अपने पास एक अलग से नोटबुक रखना चाहिए क्योंकि ये आपको काम आएगा जब तक कि आपकी अपनी एक्सपर्टीज डेवलप नहीं होती, ठीक है। तो फोकस बेटा लर्निंग पे रखने के लिए मैं वीडियोस को कभी कभी बंद करूंगा। ये मैं इंटेंशनली कर रहा हूँ ताकि आपका फोकस लर्निंग पे हो, मेरे पे ना हो। जब मैं बात करूंगा तो मैं वीडियो वापस लाऊंगा, ठीक है। तो चले भाई लिखना शुरू करें दोस्तों। अच्छा, अब हमारा इशू क्या है? इसके इश्यूज जो होंगे इंशाल्लाह जब जमा हो जाएंगे तो आपकी एक्सपर्टीज इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरे टेक्स्ट के कोर्स पे डेवलप हो चुकी होगी। ये कोर्स मैंने अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम पढ़ाया है और उसको सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्सेशन की हद तक पढ़ाया है। M1 का या P1 का नाम लास्ट बेच में मैंने रखा था, जो हमारा पिछला बेच था उसमें मैंने रखा था कॉर्पोरेट टैक्सेशन और इश्यूज एंड सॉल्यूशन। इस दफा मैं इसको इनकम टैक्स इश्यूज एंड सॉल्यूशन कर रहा हूँ, इसका मतलब स्कोप में बढ़ा रहा हूँ इस दफा और ज्यादा चीजें ऐड कर रहा हूँ। तो जो लास्ट टाइम पढ़ा था वो भी पढ़ा जाएगा और उससे आगे वाली चीजें भी कवर की जाएंगी, ठीक है। तो इसमें मैं आपको बेटा एंड पे आके शाजिब थोड़ा सा टाइम दूंगा क्वेरीज के लिए। अभी क्योंकि सेशन बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं हमारे, तो मैं इसीलिए थोड़ी सी लर्निंग करवा के एंड पे आके आपको Q&A का टाइम दूंगा। उस पर प्लीज जो पूछना है पूछ लीजिएगा, ओके बच्चा।
चलो बेटा, सब मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सब कुछ होगा। आप जरा थोड़ा लर्निंग पे फोकस कर लें, और एडमिन आपके पास अवेलेबल है, जो भी क्वेरी होगी बेटा एडमिन से कर लीजिएगा, सही है। मामलात जो है मेरे साथ लर्निंग के, और बाकी मैटर्स एडमिन के साथ। चलें, आ जाए बेटा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं। आज है इशू नंबर 1। और इशू नंबर 1 क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ टैक्स इन पाकिस्तान, ये हमारा इशू है। मैं इसका अल्टरनेटिव भी नाम यूज करता हूं, तो हो सकता है कि मैं कभी इसको ये बोलूं, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ठीक है। अब आप इसमें क्या कुछ सीखोगे? सबसे पहली चीज आप सीखेंगे कि टैक्स के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को आगे रखते हुए कौन कौन सी चीजें देखनी होती हैं। दोस्तों, आप अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड से हैं और लीगल बैकग्राउंड से नहीं हैं, तो फिर ये आज का लेक्चर आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरा तजर्बा है, टैक्स का 20 साल का तजर्बा है बेटा, एज अ टैक्स प्रोफेशनल। तो अकाउंटेंसी से जो टैक्स एडवाइजरी में आते हैं, वो चूंकि अकाउंटिंग के बेसिक प्रिंसिपल्स उन्होंने माइंड में बढ़ाए होते हैं, बैलेंस शीट को टेली भी करना होता है, 1 रुपए का डिफरेंस भी नहीं आ सकता, और क्रिएटिविटी वहां पे फ्रॉड के कैटेगरी में डाल देती है। इस वजह से आप कुछ चीज क्रिएटिवली नहीं सोच रहे, मगर सेम माइंडसेट फिर आपको एक अच्छा टैक्स एडवाइजर नहीं बना पाता। एक अच्छे टैक्स एडवाइजर बनाने के लिए जरूरी है लॉ को चैलेंज करना। लॉ को किस पैरामीटर और किस फ्रेमवर्क में रहते हुए हम चैलेंज करते हैं, उसका नाम है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। अब आपको मैं इंशाल्लाह एक एक करके जब वो चीजें दिखाऊंगा और डिस्कस करूंगा, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये एंगल कितनी इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी कोर्स का हिस्सा नहीं है। आपने कभी इस एंगल से सोचा तक नहीं है बेटा। लिखें। अब सबसे पहला एस्पेक्ट क्या आ रहा है कि हम देखेंगे, एक तरफ टैक्स का कोई भी सेक्शन, सब सेक्शन, कोई भी प्रोविजन जब लॉ में ऐड किया जाता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या चीज देखी जाती है? अब इसके जरा सब टॉपिक्स की तरफ आ रहा हूं। सबसे पहले देखा जाता है अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये प्रिंसिपल है, क्या देखना होता है? अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये क्या है अथॉरिटी ऑफ लॉ? बेसिकली ये प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 77 में कंटेंट है। तो आए जरा, इसीलिए हम इस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे, और वन बाय वन हर एक प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से स्टडी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीजों को भी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलें भाई, बिस्मिल्लाह करें। आए जरा आर्टिकल 77 को ओपन करते हैं, देखते हैं कि आर्टिकल 77 हमें क्या बात बताता है। आर्टिकल 77 जिस प्रिंसिपल को डील करता है, वो टैक्स की बुनियादी चीज है कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 77 से ये, अच्छा जी, आर्टिकल 77 से पहले आए जरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक ऐसी चीज देखते हैं जो आपने शायद इस तरीके से नहीं सोची। आए जरा, बहुत सारी चीजें होंगी, जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये कोर्स एक एडवांस्ड लेवल के प्रोफेशनल तक आपको पहुंचा देगा। इसीलिए आपको इसको बड़ी तवज्जो और इंटरेस्ट के साथ चीजों को लिखना चाहिए, नोट करना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आपके सामने खुला हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को दोस्तों सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहते हैं, करेक्ट? अच्छा, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड क्यों कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को? सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का मतलब होता है कि आपके मुल्क के सारे कवानीन इसके मातहत हैं, इसके सबऑर्डिनेट हैं। यहां तक कि अगर किसी भी लॉ की कोई भी प्रोविजन या पूरा का पूरा लॉ अगर कॉन्स्टिट्यूशन से तसादुम में आ जाएगा,
कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी उस लॉ को खत्म कर देगी, विच मीन्स कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिवेल करता है। तो ऐसा क्यों है? कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड का स्टेटस कैसे और क्यों कर हासिल हुआ? ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का प्रियम्बल है, जिसमें लिखा है कि वेयर इज सॉवरेनिटी ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू द अल्लाह अलमाइटी अलोन। इस तरीके से वो एंड वेयर इज इट इज द विल ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान टू एस्टेब्लिश एन ऑर्डर। और ये प्रियम्बल होता है इस तरीके से, रीजंस बता रहा है, कंटिजेंसी बता रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया, क्यों बनाया गया, किन हालात में क्या जरूरत पेश आई, सारी चीजें इसमें फंडामेंटल राइट्स की बताते बताते। और उसके बाद जरा गौर से ये जुमला देखें। आप में से किसी ने अगर ये पहले जुमला देखा था तो मुझे जरूर बताएं क्या लिखा है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बनाया नेशनल असेंबली, जो उस वक्त की असेंबली थी 1973 की, उसने। मगर उसमें उन्होंने ये नहीं लिखा नाउ देयरफॉर वी द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऐसा नहीं लिखा। क्या लिखा है? नाउ देयरफॉर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। आगे अजीब बात नहीं है, पीपल ऑफ पाकिस्तान, और फिर कुछ और बातें लिखी, कोग्निजेंट ऑफ दिस और दैट फिफ्थ। अब गौर से पढ़िएगा, आखिर में क्या जुमला मिला के पढ़ना है आपने। क्या? नाउ देयर फोर वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान। अब ये जुमला पढ़ो, क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान डू हियर बाय थ्रू आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन द नेशनल असेंबली। क्या कर रहा है पीपल ऑफ पाकिस्तान? क्या कर रहे हैं पीपल ऑफ पाकिस्तान? कर रहे हैं ये काम, कौन सा? कि हम अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को किसने बनाया? कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद बता दिया कि पीपल ऑफ पाकिस्तान ने बनाया। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने की जो अथॉरिटी थी वो सारे मुल्क के एक एक सिटीजन के पास थी। अब आम लॉ कौन बनाता है? आम लॉ बनाता है पार्लियामेंट के मेंबर्स। और कॉन्स्टिट्यूशन को किसने बनाया? पूरी कौम ने बनाया। तो जिसका लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ज्यादा, पूरी कौम जिस चीज को बनाएगी, वो सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड नहीं होगा तो क्या होगा? आप में से किसी भी एक बच्चे को अगर ये चीज पहले पता थी तो प्लीज मुझे बताएं। जस्ट टेल मी इन द कमेंट के सर मुझे ये बात पता थी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। और अगर नहीं पता थी ना, तो ओपन योर हार्ट्स, ओपन योर माइंड टू द न्यू वर्ल्ड ऑफ टैक्सेशन, टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड ऑफ नहीं टैक्सेशन। पता था ये। ठीक है। तो सर वो वर्ड क्या बताया आपने, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटिटिवनेस? अब बेटा आप एक काम कीजिएगा प्लीज, टेक्स्ट में अगर मैसेज करेंगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है, मैंने वर्ड बताया लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि लॉ मेकिंग की जो पावर है एक तरफ किसके पास थी? एक तरफ है सिर्फ लिमिटेड असेंबली के पास, उसके 250-300 मेंबर्स के पास। एक तरफ पूरी कौम की तरफ है। ये वो जुमला था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या बना दिया? कॉन्स्टिट्यूशन को इसने सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड बना दिया। ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। चले, अब दोस्तों अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस तय हो चुका है, कौन सा स्टेटस तय हो चुका है? कि एक तरफ होंगे आपके बाकी लॉज, ठीक है, एक तरफ होगा आपका सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ठीक है बच्चों, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप रखेंगे सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड को टॉप पे। कॉन्स्टिट्यूशन आ गया टॉप पे, और कोई भी अदर लॉ जो एक्ट की फॉर्म में है या ऑर्डिनेंस की फॉर्म में है वो रखेंगे आप नीचे। अब आपसे पूछता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है? सबसे पहले इसको बनाने की इजाजत देता है। ठीक है, क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में? एक किस्म की क्या चाहिए? परमिशन चाहिए, एक इजाजतनामा चाहिए। अगर होगा तो ये लॉ बन सकता है। और दूसरी तरफ
ना सिर्फ ये इजाजतनामा चाहिए, और अगर नहीं था और एक्ट फिर भी बना दिया गया तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो वॉइड एब इनिशो वो खत्म हो जाएगा। एब इनिशो का मतलब क्या है कि सिरे से खत्म हो जाएगा, जैसे कि वो था ही नहीं। मगर एक लॉ ऐसा था, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको बनाने की इजाजत दी कि हाँ जी, इस चीज पे लॉ बनाया जाए। लॉ बनाया गया, सारा लॉ नहीं, उसका कोई एक प्रोविजन भी क्या है, अगर कन्फ्लिक्ट में है, किसके साथ कन्फ्लिक्ट में है, इस कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कन्फ्लिक्ट में है, अगेन कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो प्रोविजन प्रिवेल कर जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा ओवरराइड करेगा लोकल लॉज को, और वो जो दूसरे लॉज होंगे वो क्या हो जाएंगे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपका जो पहला उसूल है उसका बेसिस अब डल चुका है कि टैक्स के लिए जो अथॉरिटी ऑफ लॉ चाहिए होता है, ये बात आर्टिकल 77 में लिखी है, और आर्टिकल 77 को फॉलो करना क्या है, मैंडेटरी है। यानी आप कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ गाइडेंस पर्पस के लिए नहीं समझ सकते कि ये गाइडेंस है, नहीं, लाजमी है। इन अदर वर्ड्स इसमें वो परमिशन गिवन है, जिस परमिशन को हम अभी स्टडी कर रहे हैं। आइए जरा उस परमिशन को, उसकी तरफ जाते हैं। देखिए, इसके लिए समझाने के लिए मैं एक यूएस हिस्ट्री से एक इवेंट लाना चाहता हूँ। यूएस हिस्ट्री में आजादी का जो 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 जंग थी, उन दिनों में एक इवेंट हुआ था जिसको वो कहते हैं बोस्टन टी पार्टी। बोस्टन टी पार्टी, ये क्या इवेंट था, किसी को पता है यूएस हिस्ट्री का? बोस्टन टी पार्टी का, और कैसे इसका ताल्लुक है टैक्स से, कैसे इसका ताल्लुक है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 77 से। आए जरा इसको एक सिंपल सर्च करते हैं कि बोस्टन टी पार्टी क्या है, और इसकी एक बड़ी मशहूर पेंटिंग है जो इस इवेंट को रिप्रेजेंट करती है, और वो ये है, यही पेंटिंग है ये बोस्टन टी पार्टी की। अब हुआ क्या था, बोस्टन टी पार्टी बेटा एक इवेंट को रिप्रेजेंट करेगी, तो एक सेकंड जरा दे मुझे। ये देखें, ये जो जहाज है ना, ये पेंटिंग है बेसिकली, एक्चुअल तो ऑब्वियसली नहीं है, मगर ये मशहूर है जो इसको रिप्रेजेंट कर रही होती है। हुआ क्या कि बोस्टन हार्बर पे ये शिप्स आए थे, किसके, बर्तानिया से। टी इसमें इंपोर्ट हुई थी यूएस में। अच्छा, अब यूएस में जब टी इंपोर्ट हुई थी तो ये जो अमेरिकन कॉलोनिस्ट थे उस वक्त, जो अमेरिकन थे, उन्होंने वो उनके जहाजों पे चढ़ गए, और वो जो टी थी समंदर में गिरा दी, जिसकी वजह से वो समंदर का जो रंग था वो थोड़ा टी की वजह से चेंज हुआ। तो एज इफ के पूरा समंदर चाय बन गई, और लोगों को बुला के कहा गया आए चाय पिए। ये टी पार्टी एक तरीके से की उन्होंने, ठीक है। ये इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, बोस्टन टी पार्टी। मगर हकीकत में पता है क्या हुआ था, हकीकत में ये हुआ था दोस्तों कि ये प्रोटेस्ट था। ये एक प्रोटेस्ट था, किस चीज का प्रोटेस्ट था? प्रोटेस्ट ये था कि भाई उस वक्त यूएस पे हुकूमत थी यूके की, ग्रेट ब्रिटेन की, ठीक है, और आजादी ली थी यूएस ने उसके बाद। तो यूएस में जो लोग थे, जो उस वक्त कॉलोनिस्ट कहलाते थे, उन्होंने कहा कि भाई अगर आप हम पे टैक्स लगा रहे हो, ठीक है, कौन टैक्स लगा रहा है, यूके, तो फैसला कहाँ हो रहा है, लंदन में। लंदन में फैसला हो रहा है, और वहां बैठे हुए हुक्मरान कर रहे हैं, और टैक्स किस पे लगा है, यूएस पे, सिटीजन्स पे, यूएस के पीपल पे। तो उन्होंने कहा कि भाई कम से कम आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के जरिए आप हमसे पूछो तो सही। क्या पूछो, कि भाई टैक्स आप लगाना चाहते हो। तो एक नारा या स्लोगन मशहूर हुआ, जो बड़ा मशहूर है आज तक भी, और वो क्या था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, यानी आप हम पे टैक्स नहीं लगाओगे अगर हमारे रिप्रेजेंटेटिव उस टैक्स लगाने के प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं है तो। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि लोगों ने कहा कि भाई हम टैक्स नहीं देंगे, हमसे टैक्स लेना है तो हमें आजादी दो, हमारे लोगों को बैठाओ असेंबली में। तो दोस्तों इस तरह
चार लफ्जों पे फोकस करें। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, डेमोक्रेसी होगी, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, वो टैक्स लगा सकते हैं। इसका मतलब ये चीजें यूं ऑपरेट करेंगी। सबसे पहले टैक्स किस पे लग रहा है? आम पीपल। वो क्या कह रहे हैं? हम इलेक्ट करना चाहते हैं किसे? अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, और वो रिप्रेजेंटेटिव्स डिसाइड करेंगे कि टैक्स लगे कि नहीं लगे। इन अदर वर्ड्स, टैक्स का डिसीजन लोगों ने लिया। कैसे लोगों ने लिया? कि अगर रिप्रेजेंटेटिव्स सही टैक्स लगाएंगे तो वो उनको अगली दफा इलेक्ट करेंगे, और अगर ये गलत टैक्सेस लगा देंगे तो अगली दफा उनको इलेक्ट नहीं करेंगे। इसका मतलब टैक्स पे कंट्रोल किसका हुआ? लोगों का हुआ। आई बात समझ? और यही बात दोस्तों आर्टिकल 77 में लिखी है। आर्टिकल 77 से अब हम कनेक्ट करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 77 कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का आर्टिकल 77 कहता है कि टैक्स नहीं लग सकता। नो टैक्स, ठीक है, टैक्स नहीं लग सकता। शैल बी इम्पोज्ड, हो ही नहीं सकता कि टैक्स लगाया जा सके। नो टैक्स कैन बी इम्पोज्ड। कब तक? अनलेस, अनलेस कोई एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो। अब ये बुनियादी उसूल है दोस्तों, इसी चीज को आप जरा गौर से देखें। मैंने किस प्रिंसिपल में समराइज कर दिया? अथॉरिटी ऑफ लॉ। यानी बुनियादी तौर पे टैक्स उसी वक्त लगेगा। टैक्स का एग्जिस्टेंस कब आएगा? टैक्स का एग्जिस्टेंस सिर्फ उसी वक्त आ सकता है जब उस टैक्स को लगाने की अथॉरिटी कौन दे? लॉ दे। इसका मतलब है कि पहले लॉ एग्जिस्ट करेगा जो टैक्स लगाने की अथॉरिटी देगा। और ये बात किसने कही है? ये सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कह रहा है। सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इन अदर वर्ड्स कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ठीक है। तो बेसिक उसूल क्या तय पाया? बेसिक उसूल ये तय पाया कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, सुनना, सुनना, किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, लफ्ज क्या बोला मैंने? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। किसी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, यानी हुकूमत किसी फैसले के थ्रू, किसी सर्कुलर के थ्रू, किसी एसआरओ के थ्रू टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। ठीक है। इसके थ्रू गवर्नमेंट टैक्स इंपोज नहीं कर सकती। ठीक है, कांट इंपोज टैक्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने पहला जो स्टैंडर्ड रखा कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी का, वो क्या रखा? कहा टैक्स को उसी वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा जब वो आर्टिकल 77 की रिक्वायरमेंट मीट करे। और आर्टिकल 77 क्या कहता है? कि टैक्स लगाने के लिए पहले कोई लॉ होना चाहिए, एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा, वो टैक्स लगा सकता है। इन अदर वर्ड्स, गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती, पार्लियामेंट टैक्स लगाती है। तो गवर्नमेंट का क्या रोल होता है? पहले देखें, हमारे पास पार्लियामेंट में दो किस्म के ग्रुप के पीपल होते हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेजरी बेंचेस, ट्रेजरी बेंचेस यानी गवर्नमेंट, ठीक है, हुकूमती पार्टी, और दूसरी होती है अपोजिशन। ठीक है। इन दोनों में से कोई भी प्रपोज कर सकता है टैक्स को, टैक्स कोई भी प्रपोज कर सकता है। मगर दोस्तों होता क्या है, टैक्स लगाने का जो प्रपोजल है वो कभी भी अपोजिशन नहीं देती, क्योंकि वो गालियां नहीं सुनना चाहते। तो टैक्स लगाने का फायदा हुकूमत दे, प्रपोजल वो क्यों देंगे? इसीलिए सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ही लेती है टैक्स लगाने का, और उसको प्रपोज्ड बिल यानी प्रपोज्ड लॉ कहा जाता है। तो हुकूमत का काम सिर्फ क्या है? प्रपोज करना टैक्स को, प्रपोज्ड। ठीक है, ये प्रपोज्ड टैक्स होता है इनका, टैक्स लगता नहीं है। फिर ये बिल कहां पेश होता है दोस्तों? ये पेश होता है पार्लियामेंट के अंदर, और फिर वो पार्लियामेंट ने करना होता है डिसाइड। ये है वो फैसला कि वेदर उस प्रपोजल को उन्होंने एग्री किया और लॉ बना दिया तो टैक्स लग जाएगा, रिजेक्ट कर दिया तो टैक्स नहीं लगेगा। तो इसका मतलब बुनियादी तौर पे
अब आप में से कितने दोस्तों को ये समझ आ गई कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान किसी भी टैक्स को उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल मानेगा जब उस टैक्स को कैसे लगाया गया है, थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये बात क्लियर है आप सबको? क्लियर है भाई दोस्तों? सारे सारे बताएं, सब बताएं, आप सबका मुझे इनपुट चाहिए। तो अगर कोई भी कोई भी ऐसा, अब सुनिएगा, जो मेरे अकाउंटेंट दोस्त हैं, जो मेरे अकाउंटिंग के बैकग्राउंड से बच्चे हैं, वो जरा तवज्जो सुन लें। बेटा देखो, अगर तो आपने, देखिए ना, अकाउंटिंग माइंडसेट से एडवाइजरी करनी है तो फिर आप अच्छे टॉप के एडवाइजर नहीं बन सकोगे। आपको एडवाइजरी करनी है लीगल माइंडसेट के साथ, और लॉ के लिए जरूरी है आपकी नॉलेज। और ये जो नॉलेज है ना, यही फिर आपको इनेबल करेगी एक अच्छे लेवल पे बड़ा एडवाइजर बनने में। अब एक उसूल आपने सीख लिया, वो क्या सीखा? कि अथॉरिटी ऑफ लॉ होना जरूरी है। अब आप एक सर्क्यूलर देखते हो, एफबीआर ने इशू किया, किसी प्रोविंशियल अथॉरिटी ने इशू किया, आपको कॉन्स्टिट्यूशन के एक आर्टिकल से उसका तसादुम दिखेगा, आप कहोगे मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको चैलेंज करूंगा। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। तो पहला उसूल क्या होगा कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का? ये देखना है कि टैक्स कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसकी इजाजत दी है कि नहीं दी है। पहला उसूल हुआ आर्टिकल 77, यानी अथॉरिटी ऑफ लॉ। ठीक है, आए सेकंड प्रिंसिपल की तरफ। सेकंड प्रिंसिपल क्या है कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का? दोस्तों, सेकंड प्रिंसिपल कहलाता है लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ये टर्म आपने सुने हैं बेटा? नहीं सुने ना तो बेटा प्लीज इसको नोट करें, बहुत बहुत यूजफुल, दिस इज अ वेरी वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्या? लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस, इसका मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जिस लेजिस्लेचर ने टैक्स लगाया, क्या वो कॉम्पिटेंट है भी कि नहीं है उस टैक्स लगाने का। अब जरा इसका एंगल्स देखिएगा, वेरियस एंगल्स आपको इसके लिए समझ आएंगे। इसके लिए मुझे आपको कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा फ्रेमवर्क समझाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस पहले आपको समझा देता हूँ। पहले तो ये बताएं कि हमारे मुल्क में जो सिस्टम है, फेडरल सिस्टम है, फेडरेशन है हम। जी सर, हम फेडरेशन है। तो फेडरेशन में क्या होता है? सबसे पहले टॉप टीयर पे क्या एग्जिस्ट करेगा? फेडरल गवर्नमेंट। और उसके बाद सेकंड टीयर क्या है? प्रोविंशियल गवर्नमेंट। और उसके बाद आखिरी टीयर क्या है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक हो गया दोस्तों? ये एक फेडरेशन का टिपिकल तरीका होता है। और अब हर गवर्नमेंट को अपने अपने काम चलाने के लिए रिसोर्स चाहिए। तो हमारे मुल्क में वो जो रिसोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, वो दो तरीके से होती है। सबसे पहले फेडरेशन क्या करता है? टैक्सेस कलेक्ट करता है। तो आए जरा लिखते हैं जहां पे फेडरेशन या फेडरल गवर्नमेंट, ठीक है, उसने टैक्स कलेक्ट करने होते हैं। तो मेजर टैक्सेस फेडरेशन के पास है, मेजर, जिसमें सबसे पहले आता है इनकम टैक्स, मगर एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम। एक्सेप्ट क्या लिख रहा हूं? एक्सेप्ट एग्रीकल्चरल इनकम, ये प्रोविंशियल डोमेन है। ओके, सेकंड इनकम टैक्स के बाद है सेल्स टैक्स, मगर अगेन एक्सेप्ट सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, वो भी प्रोविंशियल डोमेन है। ठीक है, फिर हमारे पास है फेडरल एक्साइज ड्यूटी, जो एक तरीके का छोटा सा टैक्स है, प्रोडक्शन पे है। और उसके बाद हमारा टैक्स आता है कौन सा? कस्टम्स ड्यूटी। ठीक है, ये चार बड़े टैक्सेस हैं, मगर आपको ये पता होना चाहिए कि जब फेडरल गवर्नमेंट इन टैक्सेस को कलेक्ट करता है एफबीआर के थ्रू, ठीक है, ये सारे टैक्सेस कलेक्ट हो जाते हैं, तो फिर ये एक फार्मूले के तहत, जिसको हम क्या कहते हैं? एनएफसी अवार्ड। एनएफसी अवार्ड, इसके एक फार्मूले के तहत डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। कुछ हिस्सा फेडरेशन के पास रहता है और बाकी हिस्सा प्रोविंसेस को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब है कि इवन इनकम टैक्स से, सेल्स टैक्स से
एफईडी और कस्टम से सूबों को हिस्सा मिलता है। क्लियर? मगर इसके अलावा प्रोविंसेस के पास एक और सोर्स भी है टैक्स का, और वो कौन सा है कि प्रोविंसेस खुद भी तो टैक्सेस कलेक्ट करते हैं ना, छोटे बड़े। उसमें आपने देखा कि सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज एक बड़ा टैक्स कलेक्ट करते हैं वो। अब एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोविंशियल एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है। इसके अलावा उनके पास प्रॉपर्टी टैक्स है, बहुत सारे टैक्सेस हैं। तो अब मुझे बताएं कि जो टैक्स लगाया गया है, सही असेंबली ने लगाया कि नहीं लगाया? अगर वो प्रोविंस का डोमेन था, फेडरेशन ने टैक्स लगा दिया, फेडरल डोमेन था, प्रोविंशियल टैक्स लगा दिया, तो इसका मतलब है कि उस टैक्स के पीछे लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस नहीं है। लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस का मतलब क्या है कि राइट लेजिस्लेचर उसको टैक्स लगा रहा हो, राइट लेजिस्लेचर उस पर टैक्स लगा रहा हो। तो इसलिए अब हमें समझना पड़ेगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, ताकि हम प्रॉपर तरीके से इस बात को सीख सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस देखना चाहते हैं, ठीक है। अब इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले एक समझना पड़ेगा, किसे? आपको समझना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिस्ट बनाई गई है, ठीक है, वो लिस्ट क्या है? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट ये बनी हुई है। ये फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहाँ है? इस लिस्ट के अंदर सारी वो पावर्स, सारी वो लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स जो कि फेडरेशन की पावर में आते हैं वो लिख दिए गए हैं। फेडरेशन के पास क्या पावर है, किस चीज को वो डील करेंगे, वो इसमें मौजूद है। तो जो इस लिस्ट में नहीं है, ठीक है, उसको कहते हैं रेजिड्यूअरी पावर्स, वो प्रोविंस के पास चला जाता है, ठीक है। तो जो इस लिस्ट में है वो किसका डोमेन हो जाएगा? फेडरेशन का। और जो इस लिस्ट में नहीं है वो किसका हो जाएगा? प्रोविंस का। इस तरीके से हम बता सकते हैं कि क्या वो जो टैक्स लगा वो सही लेजिस्लेचर ने लगाया या नहीं लगाया। और इसी चीज को देखने के लिए हमें एक दफा फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट को देखना पड़ेगा। और फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहाँ है, ये जरा काइंडली आपको नोट करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फोर्थ शेड्यूल में जब हम जाते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के आखिर में आए तो ये शेड्यूल शुरू हो जाते हैं, उसमें फोर्थ शेड्यूल में आएंगे और उसके पार्ट 1 में देखेंगे तो ये आपके पास फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है। लिख लें भाई कि ये कहाँ, कैसे पता चलेगा हमें कि कौन सा टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट कहाँ पे? कॉन्स्टिट्यूशन में। फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है फोर्थ शेड्यूल और उसके भी पार्ट 1 में। ये है वो लिस्ट जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसी की गई है। और इसमें भी देखेंगे तो कितनी कंप्रीहेंसिव लिस्ट है कि हर किस्म की चीज जो फेडरेशन के पास है वो लिख दी गई है। सारी ये लिस्ट टैक्स की नहीं है। जब हम टैक्स की एंट्रीज पे आएंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन कौन से टैक्सेस लगाने की पावर फेडरेशन के पास है और कौन सी पावर फेडरेशन के पास नहीं है। टैक्स की एंट्रीज स्टार्ट हो रही हैं कहां से? एंट्री 43 से। एंट्री 43 से टैक्सेस की लिस्ट स्टार्ट हो रही है। अब जरा गौर से देखें, पहला टैक्स कौन सा है जो फेडरेशन को दिया गया? ड्यूटीज ऑफ कस्टम्स इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज। इसका मतलब है कि प्रोविंस इस पे टैक्स नहीं लगा सकता। अगर प्रोविंस वो टैक्स लगाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि राइट लेजिस्लेचर ने वो टैक्स नहीं लगाया, उसकी लेजिस्लेटिव कंपिटेंसी नहीं है, प्रोविंस का डोमेन ही नहीं है। फिर ड्यूटीज ऑफ एक्साइज इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन सॉल्ट बट नॉट इंक्लूडिंग ड्यूटीज ऑन एल्कोहलिक लिकर, ओपियम एंड अदर नार्कोटिक्स। अब आपको एक दोस्तों शायद इल्म हो कि दो किस्म के एक्साइज है, एक प्रोविंशियल एक्साइज है, एक फेडरल एक्साइज है। इसीलिए हमने टैक्स का नाम फेडरल एक्साइज ड्यूटी रखा, मगर साथ में प्रोविंशियल एक्साइज भी आपको पता है। तो देखिए ये वो डोमेन है जो प्रोविंशियल एक्साइज का है। जब इसे एक्सक्लूजन करेगा या इसमें नहीं लिखा होगा वो प्रोविंस का डोमेन होगा। तो सारी एक्साइज ड्यूटी फेडरेशन की है, सिवाय कौन सी? एल्कोहलिक लिकर पे, ओपियम और अदर नार्कोटिक्स पे। तो इन पे जो टैक्स है अगर एपीडी का, तो प्रोविंशियल एक्साइज डिपार्टमेंट उसको कलेक्ट करता है।
एंटी नार्कोटिक्स वगैरह या जो भी होते हैं, ठीक है। चले दोस्तों, ये टैक्स की बात हो रही है, फोर्स की बात नहीं हो रही। फिर ये 47, गौर से देखें, 47 एंट्री आपको याद होनी चाहिए। 47 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसमें इनकम टैक्स की इजाजत दी गई है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, क्या कहता है, टैक्सेस ऑन इनकम किसका डोमेन है? ये डोमेन है दोस्तों फेडरेशन का, अदर देन एग्रीकल्चर इनकम टैक्स। तो अगर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की आपसे पूछा जाए कि इजाजत कहां है, तो हम कहेंगे एंट्री 47 पार्ट 1 फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में इस कानून को बनाने की इजाजत है। अगर आप एंट्री 47 को हटा देंगे तो वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जहां से अपनी पावर ड्रॉ करता है वो एंट्री 47 है। समझ आ गई दोस्तों? क्लियर है भाई? उसके बाद टैक्सेस ऑन कॉर्पोरेशन, सारे जो कंपनी पे किसी भी किस्म का टैक्स लगता है, चाहे कंपनी पे इनकम टैक्स लगे, चाहे कंपनी पे सेल्स टैक्स लगे, वो एंट्री 48 से अपनी पावर ड्रॉ करता है। इसका मतलब हुआ कि टैक्सेस सिर्फ एक एंट्री से अपनी पावर ड्रॉ नहीं करेंगे, मल्टीपल एंट्री से अपनी पावर ड्रॉ करते हैं। 2-3 एंट्रीज में जो पावर है उसको इस्तेमाल करते हुए टैक्स लॉ बनाए जा सकते हैं। 49 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? टैक्सेस ऑन सेल एंड प्रोडक्शन, सेल एंड परचेज of goods imported, exported, produced, manufactured or consumed, except sales tax on service। अब इसमें समझने की बात क्या है कि सेल्स टैक्स ऑन गुड्स और सेल्स टैक्स ऑन सर्विस दो डोमेन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि एक्सेप्ट जब इसने कहा ना सेल्स टैक्स ऑन सर्विस, तो वो निकल गया इस लिस्ट से, और जब इस लिस्ट से निकल गया तो प्रोविंस के पास चला गया। ये लिस्ट तो फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट है, फेडरेशन की है, तो उसका मतलब सर्विसेज पे फेडरेशन लेजिस्लेट नहीं कर सकता। अब गौर से सुने, अगर सेल्स टैक्स के लॉ में वो किसी सर्विस को टैक्स कर देंगे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, क्योंकि राइट लेजिस्लेचर उसको टैक्स नहीं कर रहा और लेजिस्लेटिव कंपिटेंस नहीं है उस सूरत में, ठीक है। तो किसी भी केस में आपको अगर ये देखना है कि जिस टेक्स्ट को मैं समझ रहा हूं, स्टडी कर रहा हूं, जिसमें मैं एडवाइजरी कर रहा हूं या जिसमें मैं ओपिनियन दे रहा हूं, तो पहले देखूं तो सही कि ये सही भी है कि नहीं। तो याद रखिए, आपको कहां आना पड़ेगा? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में आना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि टैक्स की पावर किसको दी गई है। फिर टैक्सेस ऑन द कैपिटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, नॉट इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन द इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब आप देखें, जब प्रॉपर्टी की सेल परचेज के लिए आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं वो प्रोविंस के पास है, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी की जो टैक्सेस हैं सेल परचेज की वो वहां पे एक्सक्लूड कर दिया गया। टैक्सेस ऑन मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिनरल्स, ये भी फेडरेशन के पास है, फॉर यूज इन जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। टैक्सेस एंड ड्यूटीज ऑन प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द प्लांट, मशीनरी अंडरटेकिंग, कोई भी ऐसा टैक्स हो जो किसी प्रोडक्शन कैपेसिटी को अगर टैक्स करेगा तो वो भी फेडरेशन का डोमेन होगा। टर्मिनल टैक्सेस ऑन गुड्स और पैसेंजर्स कैरिड बाय, ये देखें, रेलवे, सी और एयर, इन पे जो जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, चाहे गुड्स की हो चाहे पैसेंजर की हो, तो उस पे जो टैक्स लगता है वो फेडरेशन लगा सकती है, उसको प्रोविंस नहीं टैक्स कर सकता। इसीलिए आप देखेंगे तो आपने ये जो एंट्री 43 है, इसमें हालांकि रेलवे है, सी है, एयर है, उसके पैसेंजर्स हैं, वो ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, मगर फिर भी फेडरेशन टैक्स करेगा, प्रोविंस नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसको अलग से यहाँ पे टर्मिनल टैक्सेस के नाम से बता दिया गया। इनके टैक्सेस किस पे? फेयर और फ्लैट पे। तो दोस्तों ये वो एंट्रीज थी जो कि टैक्स से ताल्लुक रखती हैं। तो 43 से लेके 53 तक जो एंट्रीज हैं वो टैक्स से ताल्लुक रखती हैं। हम दो चीजों को स्टडी कर चुके हैं। दो चीजें की हमारे सामने जब भी कोई टैक्स आएगा, टैक्स लॉ आएगा, तो हम उसको कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे तोलना चाहेंगे, ठीक है। हम उसको देखना चाहेंगे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं। पहली चीज क्या चेक करेंगे? पहली चीज चेक करेंगे कि क्या उस टैक्स के पीछे ये लॉ की अथॉरिटी है कि नहीं। फिर हम क्या चेक करेंगे कि अगर लॉ की अथॉरिटी है भी तो वो जो लॉ बना वो राइट लेजिस्लेचर ने बनाया, यानी लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस थी भी कि नहीं थी। अब हम आगे जाते हैं ताकि और उसूल भी कॉन्स्टिट्यूशन से अखज करके आपके सामने रखें, ताकि आपको मुकम्मल पता चल जाए कि कभी भी कोई भी लॉ जब हम कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे तोलेंगे, ये इशू हमें देखना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो उसको चैलेंज किया जाएगा, ठीक है। तो तीसरा जो इशू है दोस्तों, उसके लिए आप रेडी हो जाएं। तीसरा इशू है
वैलिड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। क्या होता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर? कि बनाया तो सही लेजिस्लेचर ने, मगर क्या उसने सही प्रोसीजर फॉलो किया? वैलिड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ठीक है। अब दोस्तों इसके अंदर हमें जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, उसकी तरफ आए तो हमें एक आर्टिकल है आर्टिकल 71, आर्टिकल 71, उसके प्रोसीजर को डिस्कस करना होगा। ठीक है। और इसके अलावा रिलेटेड कुछ और प्रोसीजर से उसको समझना पड़ेगा। दोस्तों एक बुनियादी बात यह है, आपको पता होगा कि कोई भी अगर लॉ बनाना है, किसने? फेडरेशन ने, तो सबसे पहले उसको कहाँ पे चेक किया जाएगा? फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में चेक किया जाएगा कि क्या ये फेडरेशन की पावर है। यस, वो फेडरेशन की पावर था। फेडरेशन अब उसको एक्सरसाइज करते हुए टैक्स लगाना चाहता है। सबसे पहले उसको एक प्रोपोज्ड लॉ की सूरत में, बिल की सूरत में कहां पेश करेंगे? बताएं कहां पेश करेंगे? सर जी अगर वो चाहें तो इसे नेशनल असेंबली में पेश कर सकते हैं, मगर चाहें तो उसको सेनेट में भी पेश कर सकते हैं। इसका मतलब जरूरी नहीं है पहले नेशनल असेंबली हो। तो अगर नेशनल असेंबली में पास हो गया फिर सेनेट के पास जाएगा। मगर अगर सेनेट में पहले पेश किया गया था, उसने पास कर दिया, तो फिर नेशनल असेंबली के पास जाएगा। इन दोनों के बाद वो कहां जाएगा? इन दोनों के बाद वो जाएगा प्रेसिडेंट के पास। ठीक है। और उसने उसको असेंट दे दिया तो वो एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा। मगर ये प्रोसीजर जिसमें आपने देखा कि कितने स्टेप थे? 3। एक हाउस, दूसरा हाउस, फिर प्रेसिडेंट। इसके बाद वो क्या बना? एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना। ये अप्लाई नहीं होगा किस पे? मनी बिल पे। ये मनी बिल क्या होता है? मनी बिल वो है जिसके थ्रू आपका बजट होता है। इसका मतलब इसको फाइनेंस बिल कहते हैं। फाइनेंस बिल पे कहते हैं जिसका बजट से ताल्लुक हो। राइट। हर साल जून में ये फाइनेंस बिल पास होता है। लास्ट टाइम जो फाइनेंस बिल पास हुआ था, आपको पता है, फाइनेंस एक्ट अभी अभी जून में आया था, 2026। तो उसमें भी तो टैक्स लगते हैं ना? जी लगते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि टैक्स को लगाने के लिए जो लेजिस्लेटिव प्रोसीजर्स हैं वो 2 हैं। अगर आप उसे मनी बिल की सूरत में लाना चाहते हैं तो याद रखें कि मनी बिल सिर्फ और सिर्फ कहां पे पेश होता है? नेशनल असेंबली में पेश होता है। उसके बाद उसको प्रेसिडेंट साइन करता है। मनी बिल सेनेट में नहीं जा सकता। सेनेट सिर्फ उस पे क्या कर सकता है? नहीं जा सकता का मतलब सुनिएगा, वो उनके सामने रखा जाता है। वो सिर्फ उस पे सेनेट क्या करता है? सेनेट उस पे डिबेट करता है, डिस्कशन करते हैं, प्रपोजल्स देते हैं, मगर असेंट रिक्वायर्ड नहीं है। असेंट रिक्वायर्ड नहीं है। वो रिजेक्ट नहीं कर सकते। उसकी जो डिबेट और डिस्कशन के बाद प्रपोजल्स हैं वो मैंडेटरी नहीं है, नेशनल असेंबली की मर्जी है। और दूसरा प्रोसेस क्या था? दूसरा प्रोसेस है नॉर्मल या स्टैंडर्ड प्रोसेस, जो सारे लॉस पे अप्लाई करता है, ऑल लॉस पे अप्लाई करता है, इंक्लूडिंग टैक्स के लॉस पे भी अप्लाई करता है। और वो क्या था कि पहले एक हाउस में पेश किया जाएगा, फिर दूसरे हाउस में पेश किया जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसको साइन करेगा। ओके। इन सारे रास्तों से लॉ को बनाया जा सकता है। अब एक बात सुनिए, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? वैलिड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो वैलिड लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का मतलब इस तरीके से होगा। अब एक आखिरी बात सुनिए, और वो ये कि अगर वो कोई टैक्स लॉ ऑर्डिनेंस की फॉर्म में आ रहा होता है तो इसकी पोजीशन से 2, इसकी करंट पोजीशन और ओल्ड पोजीशन। करंट पोजीशन क्या है? पाकिस्तान में भी अभी अभी अगर उठाएंगे ना लास्ट 3 सालों में, या 2 3 4 सालों में, तो आपको बहुत सारे ऑर्डिनेंस दिखेंगे जो कि टैक्स के बारे में आए। और उसमें आप सुने करंट पोजीशन क्या है? इसमें सबसे पहली बात क्या है? इसकी लाइफ 120 डेज होती है। कौन इसको प्रोमलगेट करता है? प्रोमलगेट करने का मतलब है इशू करता है। कौन इसको साइन करता है? भाई ऑर्डिनेंस जो है वो प्रेसिडेंट साइन करता है। प्रेसिडेंट प्रोमलगेट करता है। कब कब करता है? जब असेंबली सेशन में ना हो, किसी भी वजह से असेंबली
इज नॉट इन सेशन, और अर्जेंसी है, इमरजेंसी है, और आपको बिल पास करना है, कानून पास करना है, तो किया जा सकता है। मगर दोस्तों ये जो 120 डेज है ना, इसके 120 डेज और आ सकते हैं, मगर वो सिर्फ नेशनल असेंबली उसको दे सकती है और कोई नहीं दे सकता। विच मीन्स के इसके बाद वो खत्म हो जाएगा, रिपील हो जाएगा, इसको और एक्सटेंशन मिल ही नहीं सकती, कोई नहीं दे सकता, वो हो जाएगा रिपील्ड लॉ, खत्म हो जाएगा। तो मैक्सिमम आपने लाइफ देखी कितनी है इसकी, 240। इवन प्रेसिडेंट उसको एक्सटेंशन नहीं दे सकता दूसरी। ठीक है, तो अब हम आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की तरफ, कि भाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 कैसे 2001 से लेके आज तक है। ये इसलिए है कि इस पे अप्लाई करता है ओल्ड रिजीम, पुरानी उस वक्त की, जिसके मुताबिक प्रेसिडेंट जब ऑर्डिनेंस इशू करता था, जैसे परवेज मुशर्रफ ने 2001 में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस इशू किया, उसके बाद ये देखें कि 99 में उसने टेक ओवर किया था, और 2001 तक जो उसने लॉज बनाए उनके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक रख दिया, क्या, एक आर्टिकल ऐड कर दिया। कॉन्स्टिट्यूशन खुद वही कॉन्स्टिट्यूशन जो यहां बोल रहा है 120 दिन, 120 दिन फिर रिपील, वही कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोल रहा है, उस वक्त बोल रहा था 2001 में, क्या बोला कि जी वैलिडेशन ऑफ लॉज, क्या बोला, वैलिडेशन ऑफ लॉज। क्या मतलब है वैलिडेशन ऑफ लॉज का, उसमें कहा गया कि जो भी ऑर्डिनेंसेस इस ड्यूरेशन में बनाए गए हैं, दे आर ऑल वैलिडली मेड, और दे आर ऑल परमानेंट, नो नीड फॉर लेजिस्लेटिव कंसेंट, नो चैलेंज इन द कोर्ट। इसका मतलब क्या था, स्पेशल मेथड से, स्टैंडर्ड मेथड से नहीं, एक एक्सेप्शन के मेथड से इनकम टैक्स लॉ को परमानेंट किया गया। ये वैलिडेशन ऑफ लॉ के आर्टिकल ने उसको वैलिड कर दिया। अब मुझे एक बात बताएं, जी बेटा 99, थैंक यू बेटा, करेक्ट, 1999, थैंक यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देखिए अगर कोई ऑर्डिनेंस आता है, ओके, वो एक्सटेंड भी हो सकता है 120 दिन, 120 दिन, मगर उसको परमानेंट होने के लिए बिल की फॉर्म में पेश होना पड़ेगा, और बिल पास हो जाएगा तो एक्ट बन जाएगा, तो उसके नाम में एक्ट आ जाएगा। अब देखिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या था, ऑर्डिनेंस था, बिल की फॉर्म में नहीं आया, फिर भी परमानेंट कर दिया गया, क्योंकि वो बिल होके पास नहीं हुआ, तो परमानेंट होके वो क्या रहा, ऑर्डिनेंस ही रहा। कौन सा ऑर्डिनेंस, जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने परमानेंट किया था, दैट इज वाई उसको हम इनकम टैक्स एक्ट नहीं, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस कहते हैं। आपको बात समझ आ गई, क्यों, उसी कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको एक प्रोटेक्शन दे दिया कि जी ये वैलिडली मेड है, परमानेंट है, इसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में आप चैलेंज नहीं कर सकते, इसको परमानेंट करने के लिए कोई जरूरत नहीं है इसको आप ले जाएं कहाँ, पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, अब हम आते हैं अगली एक आध छोटी सी बात पे, फिर हमारा लेक्चर एंड हो जाएगा आज का। अब इसमें अंदर बेटा तीसरा तो आपने देख लिया, चौथे नंबर पे आए। चौथा नंबर ये है कि पाकिस्तान में कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ नहीं हो सकता। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में फंडामेंटल लॉज राइट्स गिवन है, तो लॉ का कंसिस्टेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए विथ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। ठीक है, अगर कोई लॉ इन फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लेश कर जाएगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो कोई भी फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं कर सकता। आइए जरा देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने आखिर कौन से फंडामेंटल राइट लॉज राइट्स दिए हैं, और आखिर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है उसको, कि कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के साथ क्लेश करेगा तो वो लॉ ही खत्म हो जाएगा, मगर फंडामेंटल राइट्स प्रिवेल करेंगे। ये देखें आपके कॉन्स्टिट्यूशन का चैप्टर 1 ही फंडामेंटल राइट्स है। राइट्स देखें क्या है, सबसे पहले खुद उसने बताया अपनी इंपॉर्टेंस, कि कोई अगर लॉ इनकंसिस्टेंट हुआ, मुखालिफत हो गई इसकी फंडामेंटल राइट की, तो वो लॉ ही वॉइड हो जाएगा। फिर इसने राइट्स गिनवाना शुरू कर दिए। ये देखें, सिक्योरिटी ऑफ पर्सन राइट है, क्लीन एंड हेल्थी इन्वायरमेंट राइट है, से सेफगार्ड्स अगेंस्ट अरेस्ट, इलीगल अरेस्ट और डिटेंशन जो है इसके अगेंस्ट
राइट है ये आपका, राइट टू फेयर ट्रायल, स्लेवरी फोर्स्ड लेबर प्रोहिबिट हो गई, प्रोटेक्शन अगेंस्ट रेट्रोस्पेक्टिव पनिशमेंट, पहले एक काम किया था, आज कानून बना के उस पर सजा नहीं दे सकते, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल पनिशमेंट नहीं हो सकती, डबल सेल्फ इंक्रिमिनेशन की खुद बंदा अपने खिलाफ गवाही दे, सबूत पेश करे, डिग्निटी ऑफ मैन जो है वो आपका नहीं खराब किया जा सकता, वो इनवायलेबल है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है, फ्रीडम ऑफ असेंबली है, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, फ्रीडम ऑफ टू प्रोफेस रिलीजन है, सेफ गार्ड्स अगेंस्ट टैक्सेशन फॉर रिलीजियस पर्पजेस, टैक्स नहीं लग सकता, अगर लगेगा भी तो सेम क्लास पर्सन पे खर्च होगा, सेफ गार्ड्स टू दी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ये हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोविजन इज टू प्रॉपर्टी, फिर आपके इसका मतलब प्रॉपर्टी राइट्स हैं आपके, तो ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं, इक्वालिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ये सारे जो राइट्स हैं ये इतने इंपॉर्टेंट हैं, तो कोई भी लॉ इसके खिलाफ नहीं जा सकता, और अगर गया तो वो लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो आपको बुनियादी तौर पे बेटा मैंने अब तक 4 बेसिक चीजें दी, सामने रखी, और उसके बाद अब मैं आ रहा हूं 5वीं पे, कि देखो इस पूरी चीज को, इस पूरी स्कीम को कैसे इंप्लीमेंट किया कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसने इस सारी स्कीम को फिर दे दिया एक जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू एक जुडिशियल प्रिंसिपल तय कर दिया इसने। जुडिशियल रिव्यू क्या है, जुडिशियल रिव्यू क्या है दोस्तों, ये जो जुडिशियल रिव्यू है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 199, ठीक है, इसके तहत अगर कोई इलीगैलिटी हो रही है जैसे ऊपर मैंने बताया, तो आप स्ट्रेट क्या कर सकते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन को रिट पिटीशन भी कहते हैं। रिट पिटीशन फाइल करेंगे, कहां पे रिट पिटीशन फाइल करेंगे, हाई कोर्ट में, क्या कहेंगे हाई कोर्ट को जाके कि ये इलीगल है, इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दो, और हाई कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर हासिल है कि वो उसको इलीगल करार दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताएं, आज जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर की है, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, आपने पहले टेक्स्ट पढ़ा था, जो भी पढ़ा था, जो भी आपने इन्फॉर्मेशन थी, आपके पास ये इन्फॉर्मेशन थी, और कितनी जरूरी इन्फॉर्मेशन है। अब दोस्तों मैं आपके साथ क्या करूंगा, हर इशू पे डिस्कशन और डिबेट हम करेंगे, और जैसे जैसे आपका ये एडमिशन प्रोसेस हो जाएगा तो मैं ग्रुप में भी आपके साथ मटेरियल शेयर करना शुरू कर दूंगा, ठीक है। तो आपके साथ जो मैंने आपको ये प्रिंसिपल्स पढ़ाए हैं, एक आध प्रिंसिपल थोड़े से और जो माइनर प्रिंसिपल्स कहलाते हैं, वो हम अगली क्लास में स्टडी करेंगे, मगर इसका एक मटेरियल मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर। और वो मटेरियल कौन सा है, इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, कौन से, इसका बुनियादी इशू क्या था, इशू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ टैक्स, ये टैक्स कब कॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और अगर नहीं होगा तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, ठीक है। बेटा आई होप कि ये सेशन आपके लिए यूजफुल था। अब आपकी जो भी क्वेरीज है प्लीज पूछ लो, कोई भी क्वेरी है कोर्स के हवाले से, किसी भी चीज के हवाले से आप पूछ सकते हो, वरना इंशाल्लाह हम अब मंडे से कंसिस्टेंसी के साथ जाएंगे। हम इंशाल्लाह इस कोर्स को, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये M1 हमारा मॉड्यूल 1 डील करता है इनकम टैक्स इश्यूज एंड सॉल्यूशन से। तो लास्ट टाइम का जैसे मैंने आपको कहा था जो कोर्स है, आप उसमें P1 या M1 दोनों में नंबर इस्तेमाल करूंगा, पेपर P के लिए और M मॉड्यूल के लिए। तो उस वक्त इसको P1 हम बोलते थे, और उसको हमने सिर्फ कॉर्पोरेट टैक्स की हद तक महदूद किया था, ठीक है। अच्छा, अथर ने कहा है कि रिटर्न वाला बेटा सेशन देखे, वो बिल्कुल हम स्टार्ट करेंगे, अभी जल्दी स्टार्ट करेंगे। रिटर्न का पूरा फॉर्मेट रिवैम्प हुआ था, आपने देखा है कि बड़ी चेंजेस आ रही हैं FBR के अंदर, और वो जो फेसलेस ऑडिट की तरफ लेके जा रहे हैं चीजों को, तो रिटर्न के फॉर्मेट पे भी चेंजेस हुई थी, बीच में उन्होंने बड़ा रिटर्न फाइलिंग में इशू आ रहा था लोगों को, तो मैंने इसीलिए कहा कि ये सारी चेंजेस कर जाएं, तो फिर इंशाल्लाह हम इनको जब अपडेटेड हो जाएगा आयरिस पे तो इसको स्टडी करेंगे हम इंशाल्लाह। वो आपका रिटर्न वाला छोटा सा कोर्स है बेटा, रिटर्न फाइलिंग वाले कोर्स का इस कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक एक्सटेंसिव कोर्स है, जिसके थ्रू आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिटेल के अंदर पूरा का पूरा कोर्स पढ़ाया जाएगा। और इसकी जो ओरिएंटेशन थी वो प्लीज देख लीजिएगा, और ओरिएंटेशन जो है हमारे यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वरना एडमिन से आप उसका लिंक लेके, मिस सितारा से और सर अवेश से लेके आप इसको देख सकते हो, ठीक है। और
कैफ के जिन बच्चों के एग्जाम्स हैं बेटा, आपने अभी इस कोर्स को जैसे रजिस्ट्रेशन वगैरह करा के स्टॉप कर देना है, और वापस जब आप पेपर के बाद आएंगे तो फिर यहाँ से आप इसको रिकॉर्डेड वर्जन के थ्रू यही लेक्चर्स आप देख रहे होंगे जो मैं बाकी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि अब हमने कोर्स स्टार्ट करना है तो हम इस पे ब्रेक नहीं कर सकते। तो आपको कुछ हिस्सा रिकॉर्डेड वर्जन होगा और फिर इंशाल्लाह आप कैचअप करके और लाइव आ जाएंगे, ठीक है। आपके इस दफा 6 मॉड्यूल के साथ एक प्लस 7वां मॉड्यूल है, और वो मैंने आपको पहले भी बताया है, वो टेक्स्ट टेक्नोलॉजी का है, ठीक है। वही जो कोर्सेज हमने डिस्कस किए थे ओरिएंटेशन में वही रहेंगे। अब अगली जो आपका सेशन होगा मंडे पे, वो हमारा M2 पे है। M2 का ताल्लुक है लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिसेस। लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिस में हम पढ़ेंगे वो नोटिसेस जो जो के टेक्स्ट की तरफ से आते हैं, और वो कौन से नोटिसेस हैं। उसके अंदर निटिग्रिटीज को हम स्टडी करते हैं, टेक्निकलिटीज को स्टडी करते हैं, और किस किस्म के इश्यूज उठाए जाते हैं, उसको कैसे जवाब, वो सारी चीजें आप सीखते हैं उसमें। इस कोर्स का ड्यूरेशन बेटा 6 मंथ्स का है। अच्छा, इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है, इसके लिए प्रायर नॉलेज की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी ने टैक्स पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई LLB से है, कोई कैफ से है, कोई भी बच्चा है, उसको आप जो है ना आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको किसी को भी प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। जैसे आप देखिए कितना एडवांस्ड लेवल का आज मैंने लेक्चर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस किया है, बट आई एम श्योर कि आपको आराम से सारी बातें समझ आ गई होंगी, ठीक है। तो इसी तरीके से होगा इंशाल्लाह। हमारी जो क्लासेस हफ्ते की बेटा होंगी, जो कि मगरिब के टाइम की वजह से थोड़ा टाइम में एडजस्ट करना पड़ता है, तो 7 साढ़े 7 का टाइम होता है, तो हम मगरिब के हिसाब से एडजस्ट करते हैं। इन अदर वर्ड्स, मगरिब के फौरी बाद हमारी क्लास स्टार्ट होती है। 1 से 1.5 घंटे की हमारी क्लास होती है, 5 दिन हम क्लास पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो भाई, होप के बेटा ऑल क्वेरीज आर सेटल्ड। और कोई क्वेरीज आंसर्ड नहीं तो ये एडमिन आपको रिस्पॉन्ड कर रही है बेटा, इनके नंबर पे आपका राब्ता करना होगा। मंडे पे हम लॉ ऑफ टेक्स्ट नोटिस M2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू वेरी मच, जजाकल्ला, अल्लाह हाफिज।